भारत के इतिहास में कई महान सम्राट हुए हैं। लेकिन क्या किसी ने एक ऐसे सम्राट के बारे में सुना है जो अपनी पूरी की पूरी दौलत हर 5 साल में दान कर देता था? आज हम सम्राट हर्षवर्धन की उसी अनोखी कहानी में उतरेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जो हर 5 साल में प्रयाग की पवित्र धरती पर इकट्ठा होता था और अपनी 5 साल की पूरी कमाई मतलब सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कपड़े, सब कुछ एक एक चीज दान कर देता था। और ये कोई लोक कथा नहीं है, ये सच में होता था। इस बहुत बड़े आयोजन का एक नाम भी था। इसे कहते थे महामोक्ष परिषद। और हमें इसके बारे में पता चलता है मशहूर चीनी यात्री वेनसांग के लेखों से, जो उस समय भारत में ही थे। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। वो लिखते हैं कि सम्राट अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने पहने हुए राजसी कपड़े तक उतार कर दान कर देते थे और एक साधारण सा वस्त्र पहन लेते थे। शायद ये पुण्य कमाने और एक राजा के तौर पर अपनी निस्वार्थता दिखाने का एक तरीका था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये सम्राट, क्या कहानी थी उनकी और क्या बातें थीं जिन्होंने उन्हें इतना महान बनाया। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और उनके दौर में झांक कर देखते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। 7वीं सदी की शुरुआत में तब का भारत कैसा था? देखिए, जो महान गुप्त साम्राज्य था उसे गिरे हुए करीब 100 साल हो चुके थे। और उत्तर भारत में ना एक तरह का पावर वैक्यूम था, कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। और इसी माहौल में एक नए वंश का उदय हुआ। ये थे वर्धन वंश, जिन्हें पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की नींव रखी थी प्रभाकर वर्धन ने, एक बहुत ही काबिल राजा जिन्होंने हूणों को सफलतापूर्वक खदेड़ा था। और फिर उनके बाद साल 606 में गद्दी पर बैठे उनके छोटे बेटे हर्षवर्धन, और यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होती है। राजा बनते ही हर्ष ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं बहुत स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने अपनी राजधानी बदली। पहले राजधानी थी थानेसर, लेकिन वो उसे ले गए कन्नौज। अब कन्नौज क्यों? क्योंकि उस जमाने में कन्नौज एक बहुत ही समृद्ध और रणनीतिक शहर था। गंगा के मैदान में होने की वजह से वहां से पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल रखना कहीं ज्यादा आसान था। हर्षवर्धन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे जो बस लड़ाइयां जीतते हों, नहीं, वो एक कमाल के प्रशासक भी थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा और उसे स्थिरता दी। तो सवाल है, कैसे किया उन्होंने ये सब? देखिए, उनका सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज था। उन्होंने पूरे साम्राज्य को बड़े बड़े हिस्सों में बांटा, जिन्हें कहते थे भुक्ति, मतलब आज के प्रांतों जैसे। फिर हर भुक्ति को जिलों में बांटा गया, जिन्हें विषय कहा जाता था। और सबसे नीचे जाहिर है गांव थे, जिन्हें ग्राम कहते थे। इस लेयर बाय लेयर सिस्टम की वजह से शासन चलाना बहुत आसान हो गया था। वो चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिनकी हमने बात की थी, वो लिखते हैं कि हर्ष के राज में क्राइम बहुत कम था, लोग सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन हाँ, इसकी एक वजह यह भी थी कि सजाएं बहुत बहुत ज्यादा सख्त थीं। तो एक तरफ सुरक्षा थी, तो दूसरी तरफ सख्त न्याय का राज था। लेकिन हर्षवर्धन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर होती तो शायद वो इतने खास न होते। उनकी पहचान सिर्फ एक राजा या प्रशासक की नहीं है। उनका एक और पहलू है जो उन्हें इतिहास में बिल्कुल अलग जगह देता है। वो एक विद्वान थे, एक कलाकार। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सम्राट खुद एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में 3 कमाल के नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और ये कोई मामूली नाटक नहीं है, आज भी इन्हें संस्कृत साहित्य का खजाना माना जाता है। और बात सिर्फ उनके लिखने तक ही नहीं रुकी, वो दूसरे कलाकारों और विद्वानों की भी बहुत कद्र करते थे। उनका जो दरबार था ना, वो कवियों, लेखकों, कलाकारों से हमेशा भरा रहता था। एक तरह से वो एक कल्चरल हब बन गया था। और इन्हीं विद्वानों में एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के राजकवि थे और उन्होंने ही हर्षचरित लिखी है। यह किताब क्या है? यह सम्राट हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। और सच कहें तो आज हम हर्ष के बारे में इतना कुछ जो जानते हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट इसी किताब को जाता है। लेकिन जैसा होता है, हर महान कहानी का, हर महान युग का एक अंत होता है। हर्षवर्धन का दौर उत्तर भारत के लिए एक सुनहरा दौर था, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चल सका।
पूरे 40 साल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने 40 साल तक राज किया। ये एक बहुत लंबा और स्थिर शासनकाल था जिसने इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन 647 में उनकी मृत्यु के साथ ही सब बदल गया। वो एक मजबूत केंद्र थे जिन्होंने सब कुछ बांध रखा था। उनके जाते ही वो पकड़ ढीली पड़ गई और उनका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य देखते ही देखते छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। उत्तर भारत में फिर से एक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य तो उनकी मौत के बाद नहीं रहा, वो बिखर गया, लेकिन उनके लिखे नाटक, वो ज्ञान जिसे उन्होंने बढ़ावा दिया, वो आज भी हमारे साथ है। तो फिर किसी शासक की असली विरासत क्या होती है? जमीन का वो टुकड़ा जो उसने जीता, या वो कला और विचार जो वो पीछे छोड़ गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास हमें हमेशा ढूंढने को कहता है।